नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा प्रहार पर। कुछ आवश्यक कारणों की वजह से हम बीच में आपको 2-3 दिन क्लास नहीं दे पाए, जिसका हमें दुख है। हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि लगातार कंटिन्यूस आपको हम क्लासें दे सकें। आइए सीडीपी के प्रैक्टिस सीरीज़ के क्रम में आगे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए साथियों, आपका टॉपिक विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध, इस पर हम प्रैक्टिस सीरीज आपको करा रहे हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है कि विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित है। आपके ऑप्शन हैं: विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, विकास पृथक होता है, या विकास एकल आयामी होता है, या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित है। तो इन्होंने कहा विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, समाप्त होता है। ये बात ठीक है, पर इससे भी अगर कोई सटीक बैठता है तो फिर वो सही होगा। पहला आपका जहाँ तक है ठीक है कि विकास जो होता है वो जन्म के साथ प्रारंभ और समाप्त भी होता है। ये यहाँ यही इस पॉइंट में एक गलत बात आपने पहचानी कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ तो होता है, जन्म के साथ प्रारंभ होता है और मृत्यु पर समाप्त होता है, जन्म के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। इसीलिए आपका ऑप्शन ए गलत हुआ। दूसरा, विकास पृथक होता है। देखिए, विकास कभी अलग नहीं होता, विकास जुड़ा हुआ होता है, आपस में हर सेगमेंट जुड़ा हुआ होता है। संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, प्राकृतिक विकास और सांस्कृतिक विकास, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये भी गलत है। विकास एकल आयामी नहीं होता। इसने कहा एकल आयामी होता, बिल्कुल नहीं होता। एकल कहाँ से है? विकास के कई क्षेत्र हैं, सामाजिक है, आर्थिक है, संवेगात्मक है, अत्यधिक निरक्षित क्षेत्र, बहुत क्षेत्र हैं, निगम क्षेत्र हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी भी गलत है। अगला ऑप्शन कहता है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। समझिए क्या कहना चाह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये जानिए ये सही क्यों है। देखिए, जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास की जो बात कही, वो आपके लिए जिन्होंने कही वो है आपके लेव वाइगोट्स्की। इन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है इन्होंने दिया। तो उन्होंने कहा कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और जो सांस्कृतिक संबंध हैं उनके बीच एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया जाता है। इसीलिए जो विकास होता है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण जो भूमिका निर्वाह करता है। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो आपका पहला ऑप्शन, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है, या कुछ विद्यार्थी जल्दी सूचना प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। अगला, पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षा के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। और अगला ऑप्शन डी कहता है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से अच्छा है तो वह नैतिक रूप से अच्छा हो, ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि नैतिकता एक अलग क्वालिटी है या गुण है। कैसे? नैतिकता का मतलब है आपका ईमानदारी, सत्यनिष्ठा। ये जरूरी नहीं कि कोई खली जैसा लंबा चौड़ा व्यक्ति हो तो उसके अंदर नैतिकता हो, ईमानदारी हो। अभी उसे पुलिस में, मान लीजिए वो लंबा चौड़ा व्यक्ति पुलिस में भर्ती होता है, तो ये जरूरी नहीं कि वो उससे पैसा नहीं लेगा किसी भी गलत चीज़ के। हर तरह आप देखिए, इसीलिए
शारीरिक रूप से अगर कोई स्वस्थ है तो ये जरूरी नहीं कि वो नैतिक विकास में भी अच्छा हो। इसका ऑप्शन डी गलत है। बी क्या कहता है, कुछ विद्यार्थी सूचना जल्दी पकड़ करते हैं तथा जबकि उसी कक्षा के विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। ऐसी कोई बात नहीं होती जो बुद्धि लब्धि पर डिपेंड हो। तो आपका जो प्रश्न का ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत जो प्रदर्शन है उसमें लगातार वृद्धि देखी गई। उनका कई वर्षों का औसत देखा गया कि उनमें वृद्धि हो रही है। ये इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये हमें लगातार देखने से पता चला। अगला प्रश्न, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पूछा है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो आपको इसका जवाब देना है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से गल ग्रंथि को जाना जाता है, उपवक्र ग्रंथि को जाना जाता है, उपगल ग्रंथि को जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। आपको इसका आंसर बताना है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो आपको इसका जवाब देना है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो गल ग्रंथि को इस नाम से नहीं जाना जाता, ना ही उपवक्र ग्रंथि को और ना ही उपगल ग्रंथि को। इसके नाम से जिसे जाना जाता है उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। किसे जाना जाता है? पीयूष। इसका एक और नाम है, पीयूष ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका जो आकार होता है एक मटर के दाने के बराबर का ही होता है और यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ एक भाग होता है, उभार होता है। एक छोटे से अस्थि गुहा जो होती है दृढ़ रज्जु से ढका हुआ होता है। पीयूष ग्रंथि रहता है वहाँ इस जगह पर। इसी ग्रंथि में व्यक्ति की जो संपूर्ण शारीरिक एवं व्यवहारिक प्रक्रिया नियंत्रित रहती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, परिवार से, विद्यालय से या इनमें से सभी से। तो आप कहेंगे किसी भी बच्चे का जो सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित होता है वो होता है उसके परिवार से, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में आता है, वहीं से हर चीज़ को ग्रहण करता है और सीखता है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। परिवार के बाद ही वो विद्यालय जाएगा, पास पड़ोस में जाएगा। सामाजिक आर्थिक स्तर प्रभावित नहीं करता। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, अधिगम और परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है कि अधिगम और परिपक्वता के विषय में कौन सा कथन सही है। प्रश्न का पहला ऑप्शन है कि बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगला कह रहा है कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम तक सीमित रह जाते हैं। वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एवं निश्चित सीमा के से आगे विकसित हो सकते हैं। क्या समझिए आप? इसका आंसर देने की कोशिश करें। इसका आंसर क्या होगा? एक बार मैं फिर से आपको इसके ऑप्शन बता देता हूं क्वेश्चन को पढ़ते हुए कि अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है कि बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला कहता है कि यदि मानव का विकास केवल परिपक्वता तक होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक सीमित रह जाते।
और पर नियम से, हाँ, वंशानुक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। देखिए, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी अधिक प्रयास के दर्श, देखिए जब मैं किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं हूँ तो आप मुझ पर कितना भी सिखाने का प्रयास कीजिए, कितना भी दबाव बनाइए, मैं नहीं सीखूंगा। इसलिए ऑप्शन इसका पहला गलत है। दूसरा क्या है, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए, बालक की जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उन्हें समय विचारे प्रोत्साहित तो किया जाना चाहिए, पर यह देख लेना चाहिए कि किस समय हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है। इसलिए इसका ऑप्शन ये भी गलत है। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता तक सीमित होता तो मनुष्य निम्नतम तक सीमित हो जाता। ये ऑप्शन वाक्य का सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन आपका तीसरा सही है। देख, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो अधिगम और परिपक्वता है, ये दोनों जो होते हैं तत्व मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिपक्व व्यक्ति अधिगम को आसानी से समझ लेता है, ठीक है। तो जो अधिगम की अनुपस्थिति में परिपक्वता जो होती है मानव विकास को असंतुलित कर देती है। अगर अधिगम की अनुपस्थिति है और परिपक्व व्यक्ति है तो वो असंतुलित कर देगी और मानव केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाएगा। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विकास एक अधिनियम है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार आपका ऑप्शन है कि वयसंधि काल जीवन का सबसे दुखी काल होता है। वयसंधि काल जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। अगला है, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वयसंधि काल सबसे अधिक दुखी का होता है। क्या जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है? तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने क्वेश्चन 6 पर थे कि विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। तो वयसंधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी का काल होता है। वयसंधि काल जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। देखिए, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। जीवन का प्रथम काल खुशी का काल होता है और वयसंधि का प्रथम काल खुशी का काल होता है। वयसंधि का जो प्रथम काल है वो या कोई भी काल है वो खुशी का काल है, ये कैसे निर्धारित कर लेगा कोई? जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी और वयसंधि का काल सबसे अधिक दुखी का होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। आपका ऑप्शन सी सही है। आपका ऑप्शन सी सही है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। जब जीवन में व्यक्ति मतलब जन्म लेता है तो उसके बाद उसे कोई न दुख पता है न सुख पता है, वो हर किसी को देख के मुस्कुराता है। इसीलिए इसे कहा है जीवन का प्रथम वर्ष खुशी का काल होता है। वयसंधि का काल सबसे अधिक दुखी का। जब व्यक्ति वयसंधि यानी वयस्कता की ओर चलता है तो दुखी उसकी ओर आते जाते हैं और वो दुखी रहता है। आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है 7, खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु कहा जाता है शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, इनमें से सभी को। देखिए, बच्चे के खिलौने की आयु कहा गया है पूर्व बाल्यावस्था को। इस अवस्था में बच्चा खेलने की आयु है। जो आयु है ये बच्चे के खेलने की आयु, इसलिए इसे खिलौने की आयु कहा गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या कहता है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास प्रत्येक अवस्था में के अपने खतरे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि विकास की जो है प्रत्येक अवस्था अपने खतरे हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ये भी बिल्कुल सही है कि विकास जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन है उनसे प्रभावित भी होता है। और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। ये भी बिल्कुल सही है। विकास उकसावे या बढ़ावे देने से नहीं होता है। क्या कहना चाहता है कि विकास होता है जो उकसावा और बढ़ावा देने से नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि विकास उकसावा और बढ़ावा देने से नहीं होता।
पर उसने जो पूछा है आपने ध्यान दिया, वो पूछना भी यही चाह रहा है कि विकास में क्या गलत है। यही गलत है आपका ऑप्शन। क्या गलत है? आपका ऑप्शन डी गलत है। कौन सा गलत है? डी। आपका ऑप्शन डी सही है इस हिसाब से। देखिए, विकास प्रभावित होगा, मैंने ये भी बता दिया, विशेषताएं भी उसकी अपनी अपनी हैं और विकास की प्रत्येक अवस्थाएं अपने खतरे हैं। किसी में उसके लिए नकारात्मक विकास उत्पन्न हो जाता है तो कहीं कहीं सकारात्मक भी रहता है, लेकिन विकास उकसावे बढ़ावा देने से नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है, यानी गलत है इसके हिसाब से। आगे चलते हैं कि क्षेत्रों के क्या कि क्षेत्रों के अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं। गलती हो गई। छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर, उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर, या उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। आपको इसका आंसर देना है। चाहे तो आप एक बार फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए, जिससे कि आपको आसानी हो आंसर देने में। कि छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, या उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर। देखिए, किसी को हम संविधान से परिचित कराते हैं तो उसे हम सामाजिक जो मतलब अच्छे नागरिक वाले गुण हैं वो तो नहीं दे सकते, संविधान ही सीखेगा वो। अगला आपका, उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर। अगर किसी को हम नागरिकता पर भाषण दे दें तो क्या वो सही तरीके से सीख जाएगा? ये जरूरी है? अच्छे नागरिक के गुण ले आएगा अपने अंदर? तो आपका ये भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कि अच्छे नागरिक की परिभाषा देकर। अगला कहता है आपका, आगे क्या कहता है कि उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। देखिए, अगर किसी को हम परिचित कराएं तो उससे अच्छा होता है कि उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा के कार्य आवंटित करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। अगला है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। उससे अगला है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो जब बच्चे का देखो विकास होता है वो शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था और किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था। इसलिए इसका ऑप्शन आपका डी सही है। और देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन है तो। हाँ जी, क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अभिवृद्धि के बारे में सही नहीं है। क्या कहा? विकास के बारे में सही नहीं है। विकास शारीरिक होता है, अभिवृद्धि जो वृद्धि है वो शारीरिक होती है। सही बात है। मात्रात्मक होती है, ये भी सही है कि वृद्धि को माप सकते हैं। अभिवृद्धि मापनी होती है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यही गलत है। कौन सा गलत है? ऑप्शन डी आपका गलत है। देखिए, लंबाई एक समय तक बढ़ेगी और उसके बाद रुक जाएगी, तो इसीलिए हम नहीं कह सकते कि वृद्धि जो होती है, अभिवृद्धि कहें या वृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत चलेगी, ये जरूरी नहीं है। पर हाँ, उसको मापा जा सकता है, वो मात्रात्मक है और उसका शारीरिक होती है, अभिवृद्धि शारीरिक होती है। इसलिए आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन डी सही है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष करती है? कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष करती है? वो अवधि कौन सी है? ये हमको आपको बताना है, तो कोशिश कीजिए। इसके ऑप्शन है आपकी बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या वयस्क अवस्था।
देखिए, अगर जिन बच्चे की किसी अवस्था में संघर्ष होता है, विरोध तनाव उत्पन्न होता है, वो एक ही अवस्था है आपकी किशोरावस्था। इसमें बच्चा चाहता है कि मैं जो चाहूँ वो करूँ, मुझे कोई रोके ना, कोई टोके ना। कि मैं ये तूफान की अवस्था इसलिए कहा जाता है कि बच्चे इस समय इस अवस्था में अट्रैक्ट होते हैं दूसरे लिंग के प्रति। वो विरोध और तनाव की अवस्था होती है, वो अपने मन से बहुत कुछ करना चाहते हैं, यानी कह सकते हैं वो हर तरह से लड़ झगड़ कर प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए इसकी ऑप्शन आपका सी सही है, इसकी सी सही है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त है? कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त है? साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, हम उम्रों के साथ रहने से सीखना, एक स्त्री और पुरुष की सामाजिक भूमिका प्रदान करना। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? साधारण खेलों की शारीरिक दक्षता आवश्यक है, जी बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये भी सही है। हमें उम्रों के साथ रहने से सीखना, ये भी सही है। बट इसके हिसाब से ये तीनों गलत हैं। सही क्या है कि इसकी स्त्री और पुरुष की सामाजिक भूमिका प्रदान करना, ये बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्हें स्थिति मतलब कहें कि पुरुष और स्त्री की हम सामाजिक भूमिका प्रदान करें, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनके अंदर अभी ये गुण विकसित नहीं है कि भावनाओं को समझ सकें, कि स्त्री पुरुष की भूमिका को समझ सकें। इसीलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है, तो उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? देखिए, मांसपेशियों को मजबूत बनाना है और उन्हें बनाना, तो आप सब जानते हैं इसके लिए प्रोटीन चाहिए, तो इसका ऑप्शन है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता? वृद्धि के बारे में नहीं कह रहा है, वृद्धि मापने योग्य नहीं है, यही आपका ये गलत है, क्योंकि सही है। यह एक मात्रात्मक पहलू है, बिल्कुल इसे माप सकते हैं, इसलिए मात्रात्मक। ये केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, बिल्कुल। यह जीवन पर्यंत नहीं है। क्या समझे? वहाँ कहा था कि जीवन पर्यंत चलती है और यहाँ कहा गया कि जीवन पर्यंत नहीं है, तो ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है। आपके ये तीनों ऑप्शन सही हैं, बट क्वेश्चन के हिसाब से ये तीनों ही गलत है। इसका सही आंसर है आपका ए, यह मापने योग्य नहीं है। इसने मना किया, यानी नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ये मापने योग्य होती है। साथियों, आज के लिए इतना ही। आप हमें अनुमति दीजिए, और हम आपको आने वाले नेक्स्ट टॉपिक पर प्रैक्टिस सीरीज देंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों से हमारी वीडियो को शेयर भी करवाएं और खुद भी करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।